हेलो फ्रेंड्स, तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में आपका स्वागत है। जनरल साइंस हमेशा से ही सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी प्रतियोगी जो प्रतियोगी हैं उनका एक सरदर्द बना रहता है, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन जो हैं हालांकि सिंपल होते हैं, पर अगर आपको उसके पीछे छुपा हुआ जो सिद्धांत है वो नहीं पता है तो आप ऑलमोस्ट उसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अटैम्प्ट करेंगे तो या तो आपको रटना पड़ेगा, और अगर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा भी दूसरी तरह से पूछ लिया जाए तो फिर आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आपको बताएंगे बिहार पीसीएस की परीक्षा से पहले, और ये बाकी परीक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस इवन आपके सब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि ये ऐसा होता है तो इसके पीछे कौन सा फोर्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप इसको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें जो साइंस के प्रिंसिपल हैं अगर आप उसको आपने एक बार समझ लिया तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आप जवाब दे पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ इसको जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो आपको हमारे वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है वाई इज़ इट ईजियर टू पुल देन टू पुश ए लॉन रोलर। यानी कि एक लॉन रोलर जो होता है, जो घास काटने की मशीन है, उसको पुश करना ज़्यादा मुश्किल होता है, जबकि उसको अपनी तरफ खींचना ज़्यादा आसान होता है। ये आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आपके घर में एक अगर मेज है तो आप उसको अगर आप थोड़ा सा पुश करेंगे, यानी कि उसको आप जोर लगा के दूसरी साइड में खिसकाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जबकि आप अगर उसको अपनी तरफ पुल करेंगे यानी कि अपनी तरफ खींचेंगे तो वो आसान पड़ेगा आपको। आप चाहे एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देख लीजिए, क्योंकि आप अगर साइंस के एक्सपेरिमेंट करके देख लेना तो आपको ज़्यादातर चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले इन सब फिनोमेना को समझने से पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले मास है। मास क्या होता है और वेट क्या होता है। हम लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि ये वेट है या मास है। तो मास जो होता है आपका, वो मास आपका जो मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस दैट मेक्स अप एन ऑब्जेक्ट। जो आपके या किसी भी ऑब्जेक्ट के जो अंदर टोटल सब्सटेंस है उसका अमाउंट है। वो अमाउंट है, उसमें कित जो परमाणु और अणु हैं उनका वो द्रव्यमान है। और मास कांस्टेंट होता है हर जगह पे। मास आपका अगर इधर पृथ्वी पर जितना है उतना ही आपका चंद्रमा पे होगा, उतना ही आपका मार्स पे होगा, उतना ही आपका जुपिटर पे होगा। परंतु जो वेट होता है, वेट कांस्टेंट नहीं होता है। वेट आपका पृथ्वी पे अलग होगा, चंद्रमा पे अलग होगा, और मार्स पे अलग होगा, जुपिटर पे अलग होगा, सैटर्न पे अलग होगा। मास और वेट में ये अंतर होता है। अब आइए, वेट क्या होता है। वेट जो है आपको पता है कि पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण बल से हर एक जो वस्तु है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अगर हम किसी भी मास में गुणा कर दें गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन जी की, तो उसका वेट आ जाता है। तो किसी पदार्थ का या किसी भी वस्तु का जो वेट है वो उसका द्रव्यमान मास इनटू जी। जी की वैल्यू 10 होती है, और m इक्वल टू m आपको लेना है किलोग्राम में। तो अगर आपने 1 किलोग्राम की वस्तु को अपने हाथ से छोड़ा और जी 10 है, तो वो जो पृथ्वी है वो आप 1 × 10 न्यूटन के फोर्स से अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो ये आप समझ लीजिए, सपोज 10 किलोग्राम की वस्तु है तो 10 × 10 100 न्यूटन। अगर 50 किलोग्राम की वस्तु है तो 50 × 10 500 न्यूटन। तो ये आपको समझना है। तो वेट इज़ ए फोर्स। वेट द्रव्यमान से अलग है। द्रव्यमान एक आपकी कांस्टेंट इकाई है, वो आपका हर जगह पे सेम रहता है, परंतु जो वेट होता है वो आपका डिफरेंट होता है। अगर आप चंद्रमा पे चले जाएं तो आपका वेट 1/5 हो जाएगा। यानी कि अगर आपका वेट 100 किलो है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर 20 किलो होगा, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। जी जो चंद्रमा का है वो 2 के आसपास है, जबकि जी जो पृथ्वी पे है वो 10 है। तो ये है आपका वेट का कंसेप्ट।
ऐसे ही अब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? जब आप किसी भी चीज़ को खींचते हैं तो वो अपनी स्थिति में बरकरार रहना चाहती है। ये न्यूटन का पहला लॉ भी है कि अगर हम किसी जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है। कोई गतिमान है वो गतिमान स्थिति में रहना चाहती है, कोई स्थिति है, कोई स्टैटिक है तो वो स्टैटिक स्थिति में रहना चाहती है। तो जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो आप उसको स्टैटिक से मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब अगर आपने एक मेज जो कि स्थिर है उसको आप खींच रहे हैं तो एक तरह से आप उसकी स्थिति में डेविएशन कर रहे हैं। वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, तो इसके लिए वो क्या करेगी? अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी। अपोजिट फोर्स क्या होगा आपका? वो अपोजिट आएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो आप अपनी ओर खींचेंगे और फ्रिक्शन दूसरी डायरेक्शन में खींचेगा, और जिस टाइम पे फ्रिक्शन से ज़्यादा आपका फोर्स हो जाएगा उस टाइम वो वस्तु आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। तो ये होता है फ्रिक्शन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग रिएक्शन के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक चीज़ का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहता है, तो उसी तरह से आपने किसी वस्तु को पृथ्वी के तल पे रखा, तो पृथ्वी के तल पे जब आप रखेंगे तो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो उसका एक अपोजिट फोर्स आएगा आर। क्योंकि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो कहता है कि किसी वस्तु पर अगर आप एक डायरेक्शन में फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में माइनस एफ फोर्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो पृथ्वी ने अपनी ओर आकर्षित किया मास इंटू जी के फोर्स से, और उसके अपोजिट में लग गया एक फोर्स आर। और जो आपका फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन इस जो इसकी रिएक्शन है आपके प्लेन की, जो प्लेन की रिएक्शन है, प्लेन मीन्स आपका जो तल है उसकी रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जिस तेजी से ये आर बढ़ेगा उसी तेजी से फ्रिक्शन बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल इसको कहते हैं। प्रोपोर्शनल दो तरह से होते हैं, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप जैसे एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर के ऊपर आपके पैर का दबाव और आपकी गाड़ी की गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना आप दबाव बढ़ाएंगे उतना ही आपकी गाड़ी स्पीड से तेज़ी से जाएगी। और आपका जो ब्रेक है, ब्रेक पे और आपकी गाड़ी की गति पे जो आपका रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जितना ब्रेक के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे उतना आपकी गाड़ी की गति कम होती चली जाएगी। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रूल। तो जो फ्रिक्शन है वो रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितनी रिएक्शन मतलब जितना बड़ा वेट उतना ही रिएक्शन हो गया, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो गई, और उतना ही फ्रिक्शन आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए आप किसी भारी वस्तु को अगर आप फर्श पर खिसकाने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा आपको मेहनत लगती है। पर ये आप अभी लॉन मूवर के लिए मत लीजिए। लॉन मूवर का मैं आपको एग्जांपल बाद में बताता हूँ। अब ये मैंने आपको 4 चित्रों की सहायता से समझाया हुआ है कि जैसे आप एक किसी भी ब्लॉक को आपने एक टेबल के ऊपर रख दिया, तो उस टेबल के ऊपर जब आप रखेंगे तो उसका परपेंडिकुलर उसी के अपोजिट में देखिए एक और फोर्स लग गया जो उसके नॉर्मल है। अब आप एक डायरेक्शन से खिसकाना चाह रहे हैं और फ्रिक्शन दूसरी डायरेक्शन में उसको अपोज कर रहा है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पे पूरा का पूरा फिजिक्स चलता है। और जब तक आपका जो फोर्स है वो फ्रिक्शन से कम है तब तक आप उस वस्तु को नहीं खिसका सकते। पर जैसे ही आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन आपका ओवरकम हो गया और आप फ्रिक्शन को अपोज करते हुए अपनी डायरेक्शन में उस वस्तु को खिसका पाओगे। तो ये चार जो हमारे चित्र हैं वो ये समझाते हैं। अब आइए देखते हैं, एक फोर्स अगर आपने एक किसी भी डायरेक्शन में लगाया तो उसके दो भागों में उसको बांटा जाता है, एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स होता है पैरेलल टू द अर्थ और एफ वाई होता है परपेंडिकुलर टू द अर्थ। तो आपको ये ज़रूर समझना है कि एफ एक्स और एफ वाई दो भागों में बांटा जाता है। बाकी आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
तो एफ एक्स और एफ वाई दो भागों में बांटा जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको, अगर जैसे आप ब्लैक जो एरो देख रहे हैं, ब्लैक एरो के टेल से ब्लैक एरो के पॉइंट की तरफ जाना है, तो एक पाथ तो ये है कि आप पूरा ब्लैक ब्लैक पे चलें, और दूसरा पाथ है कि आप पहले एफ एक्स की तरफ जाएं और फिर परपेंडिकुलर लेके एफ वाई चले जाएं। तो एफ को हम दो भागों में बांटते हैं, एफ एक्स और एफ वाई कहते हैं उसको। अब देखते हैं हमारा, जैसे किसी हमने बॉक्स पे जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इसको भी एफ एक्स और एफ वाई में बांट दिया जाएगा। एफ एक्स जो पैरेलल टू अर्थ है और एफ वाई जो परपेंडिकुलर टू अर्थ है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में है। अब देखते हैं फोर्स जो लॉन मूवर पे या किसी मेज पे आपने लगाया। अब आपने जैसे पुशिंग फोर्स लगाया, तो जब आप पुशिंग फोर्स लगाते हो तो पुशिंग फोर्स को दो फोर्स लगेंगे इसमें। एक तो mg हो गया, उसका अपना वेट हो गया जो नीचे की तरफ डायरेक्शन करता है, और f जो फोर्स है उसके भी दो आपके, वो दो भागों में बढ़ जाएगा, एफ एक्स और एफ वाई। यहाँ पे हमने आपकी सुविधा के लिए ले लिया एफ हॉरिजेंटल, एफ एच और एफ वी। एफ वर्टिकल मीन्स वर्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया था दो भागों में बांटेंगे, एफ हॉरिजेंटल और एफ वर्टिकल, या एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स हो गया आपका पैरेलल टू अर्थ और एफ वाई हो गया परपेंडिकुलर टू अर्थ। तो जैसे आपने किसी भी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स जो है वो दो डायरेक्शन में चला जाएगा, उसको आप हम दो डायरेक्शन में बांट लेंगे, पैरेलल टू अर्थ और परपेंडिकुलर टू अर्थ। तो पैरेलल टू अर्थ आपका एफ एच काम कर रहा है, तो एफ एच आप देखिएगा, एफ एच जो है वो काम कर रहा है पैरेलल टू अर्थ, और एफ वी काम कर रहा है आपका परपेंडिकुलर टू अर्थ। तो जब आप पुश करते हैं तो आपका जो एफ वी है वो आपके एम जी में जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो दोनों एम जी प्लस एफ वी हो गया। और मैंने आपको बताया था कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, तो जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन हो जाता है प्रोपोर्शनल टू एम जी प्लस एफ वी। एम जी प्लस एफ वी के प्रोपोर्शनल में आपका फ्रिक्शन काम करेगा। इसके विपरीत जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं तो एफ वी तो ऊपर की तरफ काम कर रहा है और एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है। एम जी मीन्स जो अर्थ का फोर्स है, तो अर्थ का फोर्स एम जी नीचे की तरफ काम करेगा। एफ वी आपने जो बल लगाया उसका जो कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो एफ वी ऊपर की तरफ काम करेगा, तो एम जी माइनस एफ वी हो जाएगा। और एफ एच तो आपका कर ही रहा है फोर्स, इसको मूव करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अब आप दोनों चित्रों में देखिए, एक तरफ जो फ्रिक्शन है वो प्रोपोर्शनल होगा एम जी प्लस एफ वी के, और दूसरा जब पुल कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ को तो फ्रिक्शन होगा प्रोपोर्शनल एम जी माइनस एफ वी के। तो जब आप किसी भी चीज़ में से माइनस कर देते हैं, अब यहाँ पे एम जी तो दोनों जगह पे कांस्टेंट है, पर एक जगह प्लस हो गया और एक जगह माइनस आ गया। जैसे आप मान लीजिए कि एक एम जी इज़ 10 सपोज, और एफ वी इज़ बोथ साइड में 1, तो 10 प्लस 1 बड़ा होगा या 10 माइनस 1 बड़ा होगा? तो ये तो आपको पता ही है कि 10 प्लस 1 11 ज़्यादा बड़ा होता है, 10 माइनस 1 9 के मुकाबले। तो इसका मतलब है कि जब हम पुल कर रहे हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर फोर्स है, यानी कि जो अर्थ की जो रिएक्शन है एम जी माइनस एफ वी हो जाएगी, जबकि जो पुश कर रहे हैं अर्थ की रिएक्शन होगी एम जी प्लस एफ वी। बस आपको इतना ही समझ लेना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एम जी माइनस एफ वी या एम जी प्लस एफ वी के प्रोपोर्शनल है, तो आपने फ्रिक्शनल फोर्स आपने एम जी प्लस एफ वी के केस में ज़्यादा हुआ, यानी कि जब आप पुश कर रहे हो तो एम जी प्लस एफ वी ज़्यादा होने की वजह से आपका फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। तो इसी को हमने एक साधारण भाषा में लिखा है, द फोर्स अप्लाइड टू मूव ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव फोर्स। तो इफेक्टिव फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एज इफेक्टिव वेट इन द केस ऑफ पुलिंग इज लेस देन द पुशिंग। अब इफेक्टिव वेट क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए एम जी आपका नॉर्मल वेट है, अगर आप किसी भी चीज़ को रखेंगे तो m इंटू जी इक्वल टू एम जी, पर जब आपका एफ वी लग गया आपके साथ में, तो जब आप पुश कर रहे हैं तो आपका इफेक्टिव वेट, यानी कि दोनों नीचे की तरफ काम कर रहे हैं, तो एम जी प्लस एफ वी होता है पुशिंग के केस में, जबकि पुलिंग के केस में यही हो जाता है एम जी माइनस एफ वी। तो आपका इफेक्टिव वेट आपका
घट जाता है पुलिंग के केस में। जब आप पुल करते हैं तो mg माइनस एफ वी हो जाता है, जो कि mg प्लस एफ वी पुश के केस से कम है, क्योंकि mg तो कांस्टेंट है पर एफ वी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो mg माइनस एफ वी जो है वो आपका कम है mg प्लस एफ वी से, तो पुशिंग करना मुश्किल है पुलिंग करने से। तो यही चीज़ हमने लिखी है, द फोर्स अप्लाइड टू मूव ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव फोर्स, यानी कि किसी भी वस्तु को मूव करने के लिए जो फोर्स है वो इफेक्टिव फोर्स पे इंक्लूडिंग इट्स वेट डिपेंड करता है। और पुशिंग के केस में जो इफेक्टिव वेट है वो ज़्यादा होता है, जबकि पुलिंग के केस में जो इफेक्टिव वेट है वो कम होता है। इसीलिए जो जो आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन पुश के केस में ज़्यादा है क्योंकि आपका इफ़ेक्टिव वेट ज़्यादा है, जबकि पुलिंग के केस में इफ़ेक्टिव वेट कम होने के कारण आपका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। तो इसलिए पुशिंग हमेशा मुश्किल होती है किसी भी वस्तु को या लॉन मूवर को या पलंग को, जबकि उसकी पुलिंग हमेशा आसान होती है। उसको खींचना हमेशा आसान होता है, जबकि उसको धकेलना हमेशा मुश्किल होता है। आप चाहे अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, धकेलना हमेशा मुश्किल होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है लॉन मूवर के क्वेश्चन के रूप में भी, या ऐसे भी आ सकता है कि आप अपने घर पर मेज़ धकेल रहे हैं या मेज़ को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ आसान है आपके लिए। तो उसका कारण क्या है कि जब आप धकेलते हैं तो उसका जो इफ़ेक्टिव वेट है, जो डाउन साइड में जो फोर्स लगे वो ज़्यादा है, जबकि जब आप उसको अपनी ओर खींच रहे हैं तो डाउन साइड में जो वेट लगा हुआ है वो उसके अपने वेट से कम हो जाता है, mg से कम हो जाता है। तो mg से कम होने की वजह से उसको खींचना ज़्यादा आसान पड़ता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप अन्य लोगों तक भी ये सूचना पहुंचा सकें और उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।